हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, हाउ आर यू, वट एवर। आप सब आई थिंक से बहुत अच्छे होंगे। फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल फिज़िक्स और मैथ्स बाबा पे। तो हम बात कर रहे थे स्थिर वैद्युत के इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। उसके हम ऑलरेडी 17 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये उसका 18वां लेक्चर है। ठीक है, मेरे लेक्चर जो है आपको छोटे ही मिलेंगे, 25-30 मिनट से ज़्यादा का कोई लेक्चर नहीं है। तो अगर आप सबको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला है, ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। वैसे मैं ये चीज़ जो है आपको किसी और दूसरे लेक्चर में बता सकता था, क्योंकि मुश्किल से आपका 5 या 10 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, बट साथ के साथ इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा न्यूमेरिकल भी लेकर आया हूँ। एक्चुअली वो न्यूमेरिकल नहीं, एक छोटा सा डेरिवेशन ही है जो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण के ऊपर, जो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ज़रूर ये टॉपिक आपको मिलेगा और आने के चांसेस हैं, और एक बार आया हुआ भी है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। देखिए, अभी तक अपन ने जितने भी चार्ज के बारे में बात करी, आवेश के बारे में बात करी है, वो आवेश एक जगह रुका हुआ होता था। जैसे मैंने बोला, इस मार्कर पे 2 कूलम आवेश है, तो उसको हम पॉइंट चार्ज मान के चलते थे, बिंदु आवेश मान के चलते थे। लेकिन रियल सिनेरियो में, वास्तव में, कोई भी आवेश बिंदु आवेश नहीं हो सकता। जैसे मैं कह रहा हूँ, इस मार्कर को मैंने आवेशित किया, तो आवेशित करने के बाद इस पूरी बॉडी पे एक समान आवेश आ गया होगा। ये बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज हो गई होगी। मैंने यहाँ पे लिखा ना, हाँ जी, ऐसा बोल सकते हैं आप, यूनिफॉर्मली चार्ज हो गई होगी, एक समान रूप से आवेशित हो गई होगी। जब ये एक समान रूप से आवेशित हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर हम ऐसा नहीं बोल सकते, अब मेरे को बोलना है इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है, टोटल 2 कूलम चार्ज है। तो अगर मुझे इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज डिफाइन करना है, तो मैं इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज डिफाइन करने के लिए इसके पर यूनिट एरिया के बारे में बात करूंगा कि भाई इसके एकांक क्षेत्रफल में पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है। ठीक है, उसी के बेसिस पे मैं डिफाइन करूंगा कि इस पे टोटल चार्ज कितना है। ठीक है, या वो 2 कूलम चार्ज जो इस पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात आई थिंक से आपको समझ आ रही होगी। जैसे कि ये एक छोटा सा कड़ा है, इसको आप एक रिंग मान लीजिए। मैंने बोला इसको क्यू आवेश दिया, क्यू चार्ज से दिया, तो क्यू चार्ज इसके एजेस पे इवनली पूरी तरीके से बाहरी सतह पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अब अपन ये तो बोलेंगे कि इसके ऊपर टोटल 2 कूलम चार्ज है, लेकिन इसके छोटे से पार्ट पे कितना आवेश है, या इसके आधे रिंग पे कितना आवेश है, या इसके 1/4 पे कितना आवेश है, या इसके 1/3 पे कितना आवेश है। तो उसके लिए अपन को किसकी नीड पड़ेगी, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, सतत आवेश वितरण की। कि किसी भी वस्तु में जो आवेश होता है वो एक समान, मतलब एक जगह बैठा हुआ नहीं, पूरी बॉडी पर एक समान रूप से वितरित है। तो उसके छोटे से एरिया के अंदर अगर आप चार्ज बता सकते हो, तो पूरी बॉडी पे भी उसके चार्ज को डिफाइन कर सकते हो। जैसे कपड़ा, जैसे हम बात कर रहे थे इसके बारे में, तो इसको अगर मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से चार्ज है, तो मुझे अगर इसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी को डिफाइन करना है, ठीक है, मतलब इसके छोटे से पार्ट पे 1/1 का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और मैंने देखा उसके ऊपर कितना आवेश है, उसी के बारे में अपन इसके अंदर बात करने वाले हैं। कि अगर आप किसी बहुत बड़ी वस्तु को आवेशित करते हैं, तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक आयतन पर, या एकांक लंबाई पर कितना आवेश होगा, उसको अपन बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज रखा है, पे 1 कूलम रखा है, 5 कूलम रखा है, या 3 कूलम रखा है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये बॉडी यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसके हर भाग पर एक समान आवेश होगा। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कोई कॉन्टिन्यूस बॉडी है, जैसे कि एक मार्कर एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है, एक समान एक सतत वस्तु है, तो सतत वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा। तो 3 टाइप का कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 3 तरीके के चार्ज। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम, यानी रेखीय क्षेत्रफल और आयतन। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे प्लास्टिक का बना हुआ है, तो अंदर से बाहर से पूरी तरीके से आवेशित होगा। लेकिन अगर सपोज ये किसी मेटल का बना हुआ होता, लोहे का बना हुआ होता, या किसी दूसरी धातु का बना होता, तो आवेश किस पर होते, सिर्फ सतह पर। तो जब अपन को सतह पर आवेश के बारे में बात करनी है, तो एरिया में आ जाएगा, यानी क्षेत्रफल में। अगर मैं पूरी बॉडी के बारे में बात करूँ, तो वॉल्यूम में। और अगर कोई लीनियर होता है, जैसे इस कड़े को आप समझ लीजिए, या इसको आप समझ लीजिए कि जैसे टेप है, तो टेप के अंदर क्या होगा, आप समझ लीजिए एक पतली सी उससे बना हुआ है, रिंग से बना हुआ है, छोटी सी ना, पतली सी, जैसे हमारी चूड़ियाँ होती है वैसा। तो अगर इससे बना हुआ है, तो उसकी हम ना तो एरियल चार्ज मतलब एरिया चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं। वहाँ पर अपन को क्या बोलना पड़ेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 पार्ट में, 3 भागों में विभाजित कर रखा है। ठीक है, तो जो इसमें से लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। इसका फॉर्मूला सिंपल है, मैं कह रहा हूँ, अगर आपसे पूछे कोई लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो एकांक लंबाई में
जितना आवेश होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एरियल चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, जब हमारी बॉडी जो है यूनिफॉर्मली चार्ज होगी तो हो सकता है कहीं कहीं हमें क्यू की नीड नहीं पड़े, उस केस में हमको किसकी नीड हो सकती है, हो सकता है उस केस में अपन को डी क्यू की नीड पड़े। मतलब अगर आवेश बहुत छोटा है तो उस केस में फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है, जहाँ पे अपन इसको इंटीग्रेट करके टोटल डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के बाद यही फॉर्मूला आएगा। आई थिंक सो आप लोगों को बात समझ आ रही होगी, क्योंकि हम बहुत छोटे से लेंथ और बहुत छोटे से चार्ज के बारे में बात करें। नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे देखिए, ये कोई वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, एल, कैपिटल एल, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर कुल चार्ज कितना है, कुल आवेश कितना है, क्यू। क्यू को मैं भी आपके लिए सिंपल सा मान लेता हूँ कि भाई 2 कूलम आवेश है और इसकी लंबाई कितनी है, सपोज 2 मीटर ही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी यूनिट लेंथ के ऊपर, मतलब 1 मीटर के ऊपर कितना आवेश है, तो आप क्या करोगे, 2 को 2 से डिवाइड करोगे, या इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको 4 लिखते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसकी यूनिट लेंथ पे मतलब 1 मीटर के ऊपर कितना आवेश है, तो आप क्या करोगे, 4 को 2 से डिवाइड ही तो करोगे कि भाई 4 को 2 से डिवाइड करते 1 मीटर पे आपको कितना आवेश मिल गया, 2 कूलम। तो हमने यहाँ पे यही तो करा है, जब इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी, रेखिक आवेश घनत्व, तो Q अपॉन L कर दिया, यानी 4/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 कूलम पर मीटर। तो इससे इसकी यूनिट भी आ गई। इसकी यूनिट क्या होती है कि 1 मीटर पे 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज है, तो इसकी यूनिट भी हमारे पास आ गई, यानी मात्रक भी आ गया हमारे पास, कूलम पर मीटर, या कई जगह आपको कूलम सेंटीमीटर भी मिलेगा, ठीक है। अपन यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट यूज़ करेंगे, तो कूलम पर मीटर्स की यूनिट हो गई, ठीक है। तो आई थिंक सो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब जो मैंने यहाँ पे डी क्यू लिखा है, डी क्यू का मतलब क्या है, उसका मतलब समझते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि इस पूरी लंबाई के बजाय मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, डी एल, जो अपन से बचपन से मानते आ रहे हैं, जब भी डेरिवेशन करते तो ये तो करते हैं। तो इसकी छोटी सी लेंथ पे मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कितना आवेश है, डी क्यू चार्ज है, तो भी इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी चेंज थोड़ा ना हो जाएगी। क्यों नहीं चेंज हो रही है, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक समान रूप से आवेशित है। मतलब अगर यहाँ पे इसके एक छोटे से भाग पे 0.1 कूलम चार्ज है, तो अगले छोटे से भाग पे भी 0.1 कूलम चार्ज ही होगा। ऐसे नहीं वो 0.1 से 0.2 हो जाए, क्योंकि एक ऐसी चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक समान रूप से आवेशित है। जब भी वस्तु एक समान रूप से आवेशित होती है तो उसकी प्रत्येक भाग पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, एक समान, ठीक है। तो जब अपन को बहुत छोटे से चार्ज के लिए लिखना होगा तो अपन क्या लिखेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल, और टोटल चार्ज के लिए डी एल को उधर ले जा करके, जैसे मैंने वहाँ पे करा है, भाई टोटल चार्ज निकालना है, बॉडी पे कुल आवेश निकालना है, तो इस तरीके से करेंगे और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन, सिंपल, ठीक है। जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और अभी सिर्फ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी, ठीक है। नाम से समझ आ रहा है एरिया चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, ये हमारे पास हो गई लीनियर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एरिया चार्ज डेंसिटी, यानी क्षेत्रफल आवेश घनत्व। तो क्षेत्रफल आवेश घनत्व में मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई आपके पास कुछ भी हो सकता है। जब मैंने कपड़ा लिया था, आपके सामने कपड़ा लिया था, तो कपड़े के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे ना भाई। मैं बोल रहा हूँ इसकी थिकनेस है ना, इसकी मोटाई को आप हटा दो तो इसके छोटे से एरिया या इसके क्षेत्रफल के अंदर आवेश के बारे में बात करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ इसका छोटा सा एरिया ये रहा, ठीक है। इस छोटे से एरिया में डी क्यू आवेश है और इसका एरिया कितना है, डी ए है। तो इस केस के अंदर अगर मुझे चार्ज डेंसिटी बतानी है तो इसका सिंबल होता है सिग्मा, इसके लिए लैम्डा, इसके लिए सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, डी क्यू अपॉन डी ए। टोटल चार्ज निकालना है तो वही डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए, और टोटल चार्ज की गणना करनी है हमको, टोटल चार्ज निकालना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो डी क्यू इक्वल्स हो जाएगा सिग्मा डी ए, इसमें सिग्मा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू सिग्मा डी ए, इसको क्यू इंटीग्रेशन करने के बाद इसका सिग्मा और इसका ए। अगर आप बनाओगे तो वही फॉर्मूला बनेगा, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला इस चीज़ का। अब अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करता हूँ, इसके मात्रक के बारे में बात करता हूँ, तो क्या हो जाता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे पास हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और नेक्स्ट अपन बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी आपका आयतन आवेश घनत्व। तो इसके लिए अपन इस बार कोई वॉल्यूम की, जैसे अपन ने क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी ले लीजिए, इस तरीके से ले लिया, तो इसके एक छोटे से भाग के बारे में बात करूँगा।
ये छोटा सा भाग है इसका ना, इसमें से तोड़ करके निकाल लिया, तो मैं बोल रहा हूँ इसका वॉल्यूम कितना है dv और इस पर चार्ज कितना है dq। तो इसके लिए सिंबल होता है रो, तो रो इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा dq अपॉन dv। सेम तरीके से अगर आपको वही इधर उधर ले जा करके q इक्वल्स टू रो वी आ जाएगा जैसे उसमें आया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद वही आएगा हमारे पास q इक्वल्स टू रो इंटू वी। ये मेन फॉर्मूला है मेरे पास जो अपन यूज़ करेंगे, क्योंकि हम बहुत छोटे से एरिया के बारे में बात करेंगे। अगर इसका यूनिट लिखना है तो कूलाम अपॉन मीटर क्यूब। सो ये तीन चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, क्षेत्रफल आवेश घनत्व क्या होता है, और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। बस फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल, एकांक लंबाई में यूनिट लेंथ में। एरिया के बारे में सिग्मा डी क्यू अपॉन डी ए, और इसके बारे में बात करेंगे तो रो इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी। दीज आर दी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अपन यूज़ करेंगे। जहाँ अपन लीनियर बोलेंगे, जहाँ अपन बोलेंगे कोई वायर है तो वहाँ पे लैम्डा हो जाएगा, जहाँ एरिया आ जाएगी सिग्मा आ जाएगा, जहाँ वॉल्यूम आ जाएगा वहाँ रो। क्योंकि जब अपन गॉस के एप्लीकेशंस करेंगे, गाउस के नियम के अनुप्रयोग करेंगे तो ये बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब अभी तक अपन ने ये तो बात कर ली कि भाई इनका मतलब ये चीज़ें होती क्या है। अब इनकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर वो जो मैं आपको कह रहा हूँ जो एक डेरिवेशन या न्यूमेरिकल जो भी आप समझना चाहें वो करेंगे। सो जैसा मैंने आपको बोला कि इन आवेश वितरण के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तीन टाइप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया मैंने आपको, लीनियर यानी रेखीय, एरिया यानी क्षेत्रफल, एवं वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फॉर्मूला अपने पढ़ा है वो पढ़ा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बहुत छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूँ तो ये हो जाएगा डी ई के आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा डी क्यू का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें से आप एक चीज़ देखिए कि मैं के अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, और अंदर हमारे पास बच जाएगा डी क्यू, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही होगी कि भाई हमने क्या करा है। अब इसको समझता है कि भाई बहुत एक वायर थी और उसके ऊपर टोटल चार्ज यानी कुल आवेश मैंने मान लिया कितना है हमारे पास क्यू चार्ज है, ठीक है। अभी मुझे इस छोटी सी पार्ट की लेंथ की वैल्यू पता है कि भाई इसकी लेंथ कितनी है, डी एल है। इसकी टोटल लेंथ मैं आपको बताता हूँ, इसकी टोटल लेंथ कितनी है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल लेंथ कितनी है इसकी, कैपिटल एल, और इस पर टोटल चार्ज कितना है स्मॉल क्यू। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन एल। यानी मैंने जो छोटा सा पार्ट सेलेक्ट करा है उस पर कितना चार्ज है ना, डी क्यू कितना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू पता है, मुझे यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पता है। वो लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल है, थोड़ा सा आप लिख देता हूँ, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल है, क्यू अपॉन एल के इक्वल। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इस छोटे से पार्ट डी क्यू की वजह से इस पर कितना सा आवेश है, डी एल की वजह से कितना आवेश है इस पर डी क्यू, ना तो मुझे इस डी क्यू की वैल्यू पता है ना मुझे इस डी एल की वैल्यू पता है। तो इस छोटे से भाग की वजह से, छोटे से पार्ट की वजह से मुझे इस पॉइंट जो कि इससे आर डिस्टेंस पे है पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं तो आगे आपको सारी चीज़ें समझ आई कि भाई एक वायर है, वायर का मैंने छोटा सा पार्ट लिया, उस छोटे से पार्ट की वजह से एक पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो मुझे निकालना है, जिससे इसकी दूरी कितनी है आर। फॉर्मूला जनरल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ मैंने माना है सिर्फ कि कितना आवेश है डी क्यू, पता नहीं कितना है डी क्यू की वैल्यू क्या है। तो इतना तो अपन समझ सकते हैं। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया अगर एक समान आवेश है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है। अगर मैं लेंथ को बहुत छोटा कर दूं तो आपका जो ये जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एल। तो यहाँ पे अपन डी क्यू को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डी क्यू की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी लैम्डा इंटू डी एल, तो डी ई इक्वल्स टू, अच्छा टोटल वो निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस डी पे भी इंटीग्रेशन आएगा के आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। इस लैम्डा को बाढ़ लो, के लैम्डा आर स्क्वायर इंटू डी एल, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। कुछ भी नहीं करा हमने, बस लिखने का एक तरीका है कि हमने इस चार्ज की जगह डी क्यू की जगह क्या लिख दिया, लैम्डा इंटू
dl। अभी तक अपन इस टोटल चार्ज का मैं इंटीग्रेशन करता, जैसे कुल आवेश की गणना करता, तो मेरे पास टोटल चार्ज कितना आ जाता, q आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में आपको q गिवन नहीं होगा। आगे जब अपन गॉसियन सरफेस के बारे में बात करेंगे या किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई टोटल चार्ज बॉडी पे नहीं देता, हमेशा क्या देता है, लैम्डा की वैल्यू। तो हमको क्या करना होता है, इस dq की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू में चाहिए होती है, तो हम इस dq को लैम्डा की टर्म्स में कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर है। अब जैसे यहाँ पे अपन ने l की जगह कितना ले लिया, dA, तो यहाँ पे मैं सिग्मा लिखूंगा। सिग्मा इक्वल टू में क्या लिखूंगा, dq अपॉन dA। तो फॉर्मूला बन जाएगा dq इक्वल टू सिग्मा इंटू dA। ये फॉर्मूला एज इट इज ही रहेगा, ये कुछ चेंज नहीं होगा, बस क्योंकि यहाँ पे लेंथ थी इसलिए लैम्डा वाला आ रहा था, यहाँ पे एरिया इसलिए सिग्मा वाला आएगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी KR² इंटू सिग्मा DA। ठीक है, सिग्मा बांट लेंगे तो वही K सिग्मा R² इंटू DA, ये हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे लास्ट जब मैं इसके बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे मैं रो के बारे में बात करूंगा कि रो इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, DQ अपॉन DV, और यहाँ पे DQ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिग्मा इंटू रो इंटू DV। बस जैसे यहाँ पे रखा वैसे यहाँ पे भी रखेंगे, तो E की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, K रो R² इंटू DV। बस सिंपल। ठीक है, बस ये लेंथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है इसलिए आप इसको L लिख सकते हो। ठीक है, जब ये सरफेस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो उसको S लिख सकते हो, जब ये वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है तो उसको V लिख सकते हो। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें हैं, TL L क्यों लिखा है, S क्यों लिखा है और V क्यों लिखा है, बहुत सिंपल सा मतलब है। अगर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ लीनियर किसी चीज़ का सीधा सीधा इंटीग्रेशन करना, लीनियरली इंटीग्रेशन करना, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, L। अगर सरफेस का करना है तो D मतलब सिर्फ S हो जाएगा, और वॉल्यूम का करना है तो DV। ये वैसे तो बहुत आगे की बातें हैं, लेकिन मैं आपको अभी बेसिक बात समझा देता हूँ। लीनियर का मतलब मैं कह रहा हूँ लेंथ x में बढ़ रही है, y में बढ़ रही है, तो इस DL को अपन क्या लिख पाएंगे, या तो dx लिख देंगे या तो फिर dy, जैसे हमारी नीड होगी, या dz अगर z डायरेक्शन में है। तो एरिया है तो क्या बन सकता है, एरिया हो जाएगा तो dx इंटू dy। वॉल्यूम में तीनों चीज़ें आ जाती है, dx भी आ जाता है, dy भी आ जाता है और dz भी आ जाता है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए इतनी टफ चीज़ें नहीं आएगी, इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत सिंपल होगा, क्योंकि जो बॉडी हम लेने वाले हैं, जो भी अपन सतह लेंगे उसका एरिया हमें ऑलरेडी पता होगा, तो इतना डिटेल में इतना टफ हम नहीं जाएंगे। सिर्फ आपको एक फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि आया कैसे। ठीक है, कि जब अपन को लैम्डा सिग्मा या फिर रो दे रखा है तो अपन DQ को कैसे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, आई थिंक सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अब उस न्यूमेरिकल या उस एक डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं जो मैं आपको बताने वाला था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बोला, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा नीचे, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई कोई रिंग है, ठीक है, इसकी मोटाई पे मत जाइए, मैं कह रहा हूँ कोई चूड़ी है छोटी सी, और इस पर कितना टोटल चार्ज है हमारे पास, इस पर Q आवेश है टोटल, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये सिर्फ चूड़ी है, मैं इस एरिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चूड़ी है पतली सी, तो इसके अंदर अपन क्या यूज़ करेंगे इस बार, लैम्डा। तो मैं कह रहा हूँ इसके सेंटर से, इसके केंद्र से r दूरी पर, जैसे समझ लीजिए ये r क्या x दूरी पर, आपको क्वेश्चन में x होगा, तो x दूरी पर हमको यहाँ पे ये जो x दूरी है, इस पॉइंट के ऊपर अपन को किसके लिए निकालनी है, इस पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब समझे कि भाई ये पूरी तरीके से आवेशित है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर बिंदु पर ये विद्युत कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ला के रख दिया, यहाँ पे एक मार्कर ला के रख दिया, इसके जो सेंटर है इससे पास होने वाला एक्सिस अक्ष जो है उस पर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया, जिसकी इससे दूरी कितनी है, केंद्र से x दूरी है। तो यहाँ पर एक कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी टोटल पूरी की पूरी रिंग मिला करके, वो अपन को यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, जो अभी अपन ने पढ़ा बस उसका एक छोटा सा एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो एक रिंग अपन ने लेनी है, तो रिंग अपन ने ले ली, जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस कितना है r है, और इस पर टोटल चार्ज जैसा मैंने आपको बताया Q चार्ज है। ठीक है, तो हमको क्या बोला है, इसने बोला कि x डिस्टेंस पे आपको क्या निकालनी है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस रिंग की वजह से निकालनी है। ठीक है, अभी जो रिंग है वो कैसी है, कॉन्टिन्यूस है, एक समान है। अगर एक पॉइंट चार्ज होता तो इस पॉइंट चार्ज को Q मान लेता मैं, और इस Q चार्ज की वजह से इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो सीधी सीधी आ जाती है हमारे पास KQ/R²। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस रिंग की जगह अगर यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज होता जिसपे आवेश होता Q, तो यहाँ पे सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाती KQ/ वैसे R² लिखते थे, यहाँ पे x² हो जाएगा। बट ये पॉइंट चार्ज नहीं है, क्या एक रिंग है, तो रिंग की वजह से ऑब्वियस सी बात है
अलग अलग पॉइंट की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, हमको बस उसी के बारे में बात करनी है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं DL, इसी के अपोजिट एक और दूसरा एलिमेंट भी ले लेते हैं, ये भी DL, ठीक है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस पॉइंट पे निकालने, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से इस दिशा में जनरेट होगी। हम यही तो बोलते हैं जिस बिंदु पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, उस बिंदु को जहाँ पे भी चार्ज है उससे सीधा सीधा मिला दो। तो यहाँ इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जनरेट हो रही है उसको अपन नाम दे देते हैं DE1, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जनरेट हो रही है उसको नाम दे देते हैं, ये हमारे पास पॉइंट है DE2 वेक्टर, ठीक है। अब कुछ अजम्पशन है, ना तो मुझे DE1 की वैल्यू पता है ना ही DE2 की वैल्यू पता है। मैं इनकी वैल्यू कब तभी निकाल सकता हूँ जब मुझे ये डिस्टेंस पता हो। तो ये डिस्टेंस मैं अभी के लिए कितना मान लेता हूँ R, क्वेश्चन में नहीं गिवन है क्योंकि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे ही तो हैं। जब मैंने एक्सट्रीम ऊपर वाला पॉइंट लिया, एक्सट्रीम नीचे वाला पॉइंट लिया, तो इसकी इससे दूरी और इसकी इससे दूरी क्या है, बराबर है, तो दोनों को मैंने क्या मान लिया R। तो जब मैं DE की वैल्यू निकालूंगा, DE1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी K। आप ध्यान दें वही लैम्डा आएगा हमारे पास dQ/dL। अब ये छोटा सा पार्ट है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो उसको हम dQ मान रहे हैं, और dQ आपको पता है कैसे लिखते हैं अपन, dQ की वैल्यू यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, लैम्डा इंटू DL, जैसा अभी अपन लिखना सीख कर आए। तो D की वैल्यू हो जाएगी K dQ, और इसकी इससे दूरी कितनी है R²। देखो वही फॉर्मूला यूज़ करा अपन ने KQ/R², ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बस चार्ज छोटा हो गया तो उसको DQ बोल दिया। और मैंने अभी आपको बताया DQ को अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू DL, ये DE1 की वैल्यू है। अगर मैं DE2 के बारे में बात करूँ तो DE2 की वैल्यू भी सेम ही निकल आएगी, क्योंकि इस पर भी चार्ज हमारे पास DQ ही रहेगा, क्योंकि इसकी लेंथ DL है और इसकी इससे दूरी भी x है, तो इसकी भी वैल्यू वही आएगी जो इसकी आने वाली है। तो K लैम्डा DL/R², यानी इतना तो पता पड़ गया कि DE1 और DE2 आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसको अपन नाम दे देते हैं कोई DE, ठीक है। लेट कर लिया, माना है, इसको अपन मान रहे हैं ऐसा। अगर ऐसा है तो अब ऑब्वियस ही बात है मुझे इसके घटक करने पड़ेंगे, तभी तो मुझे पता पड़ेगा कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, यानी विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता की दिशा क्या है। एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो इनका रिजल्टेंट हो गई, कहीं ना कहीं तो इसका परिणाम ही होगा। तो वैसे तो आप देख रहे हैं कि जब मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। लेकिन हमको थीटा नहीं पता, तो थोड़ा और दूसरी तरीके से सोचें तो इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा तो ऑब्वियस ये भी एंगल थीटा होगा, क्यों भाई, क्योंकि इसमें ये डिस्टेंस आ रहा है तो यहाँ पे भी तो आ रही है। ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस x, सॉरी ये डिस्टेंस r है तो ये भी r है, और ये डिस्टेंस x है तो ये भी x ही है। दोनों एक्चुअली तो सेम ही है ना, बिल्कुल। अपन बोल सकते हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, यानी सर्वांगसम त्रिभुज। तो अगर ये थीटा है और इसको मैं आगे एक्सटेंड करूँ तो ये भी थीटा आएगा और ये भी थीटा। तो DE1 के दो कंपोनेंट हो गए, DE1 जो थीटा के साथ होता है हमेशा वो कॉस, DE cos थीटा। ऐसे ये वाला कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा DE sin थीटा। वैसे DE2 का करूँगा तो कितना हो जाएगा, DE2 सॉरी इसका हो जाएगा हमारे पास DE2 cos थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा DE2 sin थीटा। ध्यान दीजिए हमने कुछ अपनी मर्जी से नहीं करा, जैसे अपन पहले वेक्टर के कंपोनेंट करते थे वैसे ही करा। ये DE2 के करने थे, cos वाला इधर आ गया, sin वाला इधर आ गया। बस ये वेक्टर इस बार नीचे तो cos वाला इधर चला जाएगा और sin वाला इधर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया DE1 और DE2 सेम है, ऑब्वियस ही बात है इनके ये कंपोनेंट भी सेम ही होने चाहिए। तो बेसिकली कहीं ना कहीं DE1 sin थीटा ने DE2 sin थीटा को कैंसिल कर दिया, लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं हो पाए, ये क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यही पॉइंट यहाँ पर नहीं लेकर के यहाँ पर लेता अपोजिट में तो सेम होता, यहाँ पे इनकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती, कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता, वही इनके कॉस वाले कंपोनेंट ऐड हो जाते और साइन वाले एक दूसरे को काटते। फिर मैं थोड़ा पास चलता, इसके पास एक और छोटा सा पार्ट लेता, वही साइन वाले कैंसिल करते, कॉस वाले ऐड होते, फिर सेम 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 ऐसे इस रिंग के दूसरी तरफ भी होता। तो बेसिकली हमें समझने को क्या मिला, हमें समझने को मिला कि इस पॉइंट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की दिशा में है, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, DE cos थीटा। DE की बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो अगर मुझे इसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर, तो वो किसकी इक्वल हो जाएगी, DE cos थीटा का इंटीग्रेशन। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास।
क्यों लिया मैंने कॉस, क्योंकि सबके कॉस जुड़ते जा रहे हैं ना, ये दो कंपोनेंट लिए इसका कॉस जुड़ा, ये दो कंपोनेंट लूंगा इनका कॉस जुड़ेगा, कॉस 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 ऐसे कॉस 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 सबके कॉस आपस में जोड़ते जाएंगे। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी है, के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास ई की वैल्यू आ रही है। अब इसमें अननोन है हमारे पास कॉस थीटा, क्योंकि थीटा तो हमने हमारी इच्छा से माना था, तो यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एक्स अपॉन आर। अब आर तो मैंने अपनी इच्छा से माना है, आर तो मुझे वैसे भी नहीं पता, तो आर की वैल्यू मैं निकालूंगा तो सीधी सीधी निकल रही है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इसको साइड में बना के आपको दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से। ये आर हो गया हमारे पास, ये आर हो गया, और ये हमारे पास एक्स, ये तो हमने माना था ना। आपको नहीं समझ आ रहा तो समझे, ये रिंग ली, एक कंपोनेंट इधर से लिया और दूसरा कंपोनेंट इधर से, थोड़ा समझें, एक यूँ लिया गया है और एक यूँ। ठीक है, इस तरीके से अपन ने लिया। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, तो इसको बस यहाँ रखना है। तो यहाँ से अगर अपन कॉस निकालेंगे तो एक्स अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बोल सकते हैं इसकी पावर आधा, रूट का मतलब आधा ही होगा, तो ये आधा। तो यहाँ से ई की वैल्यू में के लैम्डा आर स्क्वायर कॉस थीटा, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी एल। ठीक है, इसमें के एज इट इज़ आ जाएगा, लैम्डा की जगह लैम्डा रखते हैं अभी, और कॉस थीटा की जगह हमारे पास आया एक्स अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसकी पावर हो गई हमारे पास हाफ। और आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इस पर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1। और डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल का मतलब क्या है, इस पूरी रिंग का इंटीग्रेशन, तो इस पूरी रिंग का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 2πr, जो इसका सर्कमफेरेंस होता है, यानी इसकी परिधि होती है। ठीक है, तो बस ऑलरेडी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बस लेमडा की जगह अपन को क्या पुट करना है, लेमडा किसके इक्वल था, क्यू अपॉन एल के। ध्यान दीजिए, लेमडा किसके इक्वल है, क्यू अपॉन एल, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2πr। जब मैं यहाँ पे रखूँगा लेमडा की वैल्यू तो हो जाएगा के क्यू, एक और आधा, ये हो गया 3/4। आई थिंक सो यहाँ आपको विजिबल नहीं होगा, इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास के एज इट इज, एक्स का कुछ करा नहीं हमने, एक और आधा हो गया 1.5, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लैम्डा की जगह आ गया क्यू इंटू 2πr, और इस 2πr की तो 2πr वैल्यू है, तो इससे कैंसिल, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये किसकी वैल्यू है, ई की। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को क्वेश्चन जो आप देखेंगे स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था डिस्प्ले पे, जो नीचे आपको दिख रहा था, उसमें एक कंडीशन लिखी थी कि आपको क्या देखना है कि x अगर जो है r से बहुत बड़ा है, मतलब ये जो पॉइंट है जो अपन x ले रहे हैं इससे बहुत दूर है, ये रिंग एरिया, ये पॉइंट बहुत दूर है इससे। तो जब ये पॉइंट इससे बहुत दूर होगा तो इसको किसकी तरह बिहेव करेगा, इसको पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, बिंदु आवेश की तरह। तो अगर हम ऐसा करते हैं, ये एजम्पशन अगर अपन यहाँ पे रखते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का लगभग मान किसके बराबर आ जाता है, क्योंकि x जो है r से बहुत बड़ा है, तो इसका मान किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के। यानी हमारे पास वैल्यू हो गई ई की के क्यू एक्स अपॉन आर तो हट ही गया, एक्स स्क्वायर की पावर हो गई 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब। सॉल्व करने पे आएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या ये वही फॉर्मूला नहीं है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे एक बिंदु आवेश होता, पॉइंट चार्ज होता, तो उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि अगर ये रिंग जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर पॉइंट से बहुत डिस्टेंस पे हो तो ये पॉइंट उसको बिंदु ज्यूम कर लेता है। मतलब अगर आप बहुत दूर की किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो आपको बहुत छोटी दिखती है, और बहुत दूर चले जाए तो वो पॉइंट साइज की दिखने लग जाती है। ठीक है, उसी तरीके से अपन इसको भी एज्यूम कर सकते हैं। आई थिंक आप सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप तो है ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।